हेलो दोस्तों, आपका इस आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैं आपको सामने, वो जो है आपका चैप्टर 9 होगा और क्लास 6 का एनसीईआरटी है। 6 का एनसीईआरटी है और ये चैप्टर 9 है। कृपया इस वीडियो को आप लोगों से ये गुजारिश रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। जो आगामी इससे क्या होगा कि आपका जो आगामी जो आने वाले जो नोटिफिकेशन हो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है। और ये जो मैं सेशन ये चल आपका है, ये सेशन आपके लिए जो आगामी जो एग्ज़ाम आपके हैं, खासकर बीपीएससी 2.0, दूसरा जो टीचर फेज एग्ज़ाम है, सेकंड फेज टीचर एग्ज़ाम, उसके लिए बेहतर होगा। खास करके जो 6 to 8 के लिए हैं उनके लिए भी। मैं 8 to 10 आगे जो है 9 10 11 12 का भी मैं प्रयास करूँगा आगे कि इसका भी मैं डिस्कस करूँ, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, कुछ सब्जेक्ट, बाकी अदर भी टीचर रहेंगे साइंस के लिए भी, तो उसका भी मैं डिस्कस करूँ। तो इसके लिए कि आप लोग को बस यही एक रहेगा कि आप लोग वीडियो को जितना हो सके आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो अभी आगे आने वाली नोटिफिकेशन हो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। इस चैनल पर जितने भी जितने भी क्लास हैं सारे अभी जितने भी एनसीईआरटी के जो क्लास होंगे 6 to 12 ये सारे क्लासेस फ्री हैं। बस एक काम है कि बस आप लोगों का एक ही गुजारिश रहेगा कि आप लोग इसको जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जिससे जो तैयारी करने वाले जो हैं उनको आसानी आसानी हो। ठीक है। चलें, आप लोग का आज का सेशन स्टार्ट मैं करता हूँ। चाहिए आज का जो चैप्टर है व्यापारी राजा तीर्थयात्री। व्यापारी व्यापारी अब ये कह समझेंगे हम कि व्यापारी कौन होता है। तो व्यापारी वह व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति कहलाता है जो व्यापार का कार्य करता है, या ये शब्द अंग्रेजी में मर्चेंट शब्द से जाना जाता है। पता ही है सबको, हमें भी मालूम है कि व्यापारी जो है वो मर्चेंट शब्द से जाना जाता है। इसे मोर्टीन शब्द में मारेरी भी कहा जाता है, लिया गया है, जिसका अर्थ होता है यातायात। एक व्यापारी वह जो अन्न के द्वारा उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं का विक्रय करता है और बदले में अपना लाभ कर लेता है। वो व्यापार की श्रेणी में आता है और वो देश या विदेश में भी करता है। जो और लोग कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्यापार देश और विदेश में भी करते हैं। एक व्यवसायी या बिजनेस पर्सन वो होता है जो स्वयं का व्यापार होता है। वह अपनी स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा सेवाएं और वस्तुएं तैयार की जाती है और उन्हें व्यापारियों को विक्रय करता है। व्यापार व्यापार का अर्थ होता है क्रय और विक्रय। व्यापार का क्या मतलब होता है? क्रय और विक्रय। मतलब दूसरे शब्द में अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति या संस्था जो भी है उससे दूसरे व्यक्ति या संस्था को सामानों का स्वामित्व अंतरण ही मतलब आदान प्रदान ही व्यापार कहलाता है। स्वामित्व का अंतरण सामान, सेवा या मुद्रा के बदले किया जाता है, या जिस नेटवर्क संरचना में व्यापार किया जाता है उसे बाजार कहते हैं। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो व्यापार और वाणिज्य जो है भारत के आर्थिक जीवन का एक प्रमुख तत्व रहा है पहले से ही, अगर देखा जाए तो। वस्तुतः अगर बात करें तो यह जो है यहाँ के निवासियों की समृद्धि का प्रधान एक कारण रहा है। ये भी पहले की बात। अत्यंत प्राचीन काल से ही यहाँ के निवासियों ने व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी। पहले की बात भी अगर कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में भी जो है यहाँ के निवासी जो थे वो भी व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत ही दिलचस्पी दिखाई थी। राज्य की ओर से व्यापारियों को पर्याप्त प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान किया गया। परिणामस्वरूप यहाँ का जो है आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही व्यापार विकसित हो गया। और जहाँ विश्व के अन्य देशों के साथ भारत का संबंध सांस्कृतिक और राजनीतिक था, तो वहीं पश्चिमी विश्व के साथ भी यह प्रधानता व्यापार परक था। भारत के पश्चिमी देशों में व्यापारिक संबंधों की प्राचीनता प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों का मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता के निवासियों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। उर, किस, लगस, निमूर, तेल, असमर, टेपे, गाबरा, हवा आदि मौसम मेसोपोटामिया नगरों से लगभग दर्जन सिंधप मुहरे, ये सब मुहरे प्राप्त हुआ है। मुहरे का नाम है, सब मुहरे प्राप्त हुआ है जो व्यापारिक प्रसंग में वहाँ पहुँचाई जाती थी। मोहरों के अतिरिक्त सोना, चांदी, तांबे, आभूषण, करकेतन, मनके, मोती, हाथी दांत के गच्चे, मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तन, लकड़ी की वस्तु, ये सब मेसोपोटामिया नगर से मिलती है। ये वहाँ की बाज़ारों में बिक्री से नियमित व्यापारियों द्वारा ले जाती थी और वहाँ से मिस्र, अनातोलिया, कीट आदि देशों को दी जाती थी। चेहरीन देव की खुदाई में मिले सिंधु सभ्यता के कुछ अवशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ व्यापारी सिंधु सभ्यता तथा मेसोपोटामिया के व्यापारियों की मध्य बिचौलियों का काम करते थे। दूसरी ओर देखा जाए तो सुमेरियन उत्पत्ति की अनेक वस्तुएं जैसे सफ़ेद संगमरमर की मोहर, सफ़ेद कार्नेलियन का चौतरा, भेड़ का खिलौना, मिट्टी की मोहरें आदि सिंधु की विभिन्न स्थलों से ही प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो की सुमेरियन मोहर प्राप्त होती है।
लोथल उस काल का प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह था। जैसा कि वहाँ से प्राप्त गोदीबारा से स्पष्ट होता है कि वैदिक युग में ही पश्चिमी जगत के साथ व्यापारिक संबंध चलता रहा। भारत के व्यापारी फारस की खाड़ी तक चले जाते थे और वहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय किया करते थे। इस काल में सिंधु प्रदेश में उत्तम कोटि के वस्त्रों का निर्माण होता था। ऋग्वेद से ये सूचित होता है कि सिंधु प्रदेश के पानीदार घोड़े, शक्तिशाली रथ तथा ऊनी वस्त्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। इसी प्रकार गंधार प्रदेश चिकने तथा सुंदर ऊन के लिए प्रसिद्ध था। ऊनी वस्त्र, हाथी दांत की वस्तुएं, रत्न तथा द्रव्य भारत से पश्चिमी देशों को भेजे जाते थे। ये वस्तुएं वहाँ काफ़ी लोकप्रिय थी। ठीक है। बौद्ध साहित्य से ये पता चलता है कि भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच घनिष्ठ संबंध था और पश्चिमी भारत में उस समय सोपारा तथा भृगुकच्छ प्रसिद्ध बंदरगाह थे, जहाँ विभिन्न देशों के व्यापारी अपनी जहाज़ों में माल भरकर लाते और ले जाते थे। बाबेरू जातक से ये पता चलता है कि भारतीय व्यापारी बेबीलोन में कौवे तथा मोर की बिक्री करते थे। ठीक है। और जातक ग्रंथों में ये भी पता चला है कि कई स्थानों पर जब व्यापारियों द्वारा समुद्री यात्रा करने तथा कभी कभी जहाज़ों के दुर्घटनाग्रस्त होने का भी उल्लेख है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि ऐसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले जहां रोम में व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र किनारे चलते, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर पार करते थे। अफ्रीका या पूर्वी तट के इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो कोई दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। समुद्र तट से लगे राज्य। उस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें से बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान उपजाऊ है। राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं राज्य जो है कह रहा है उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन के अधीन हो। राज्य संप्रभुता संपन्न हो सकते हैं। इसके अलावा किसी शासकीय इकाई या उसके किसी प्रभाव को राज्य कहते हैं। जैसे भारत के प्रदेशों को भी राज्य कहते हैं। राज्य आधुनिक विश्व की अनिवार्य सच्चाई है। दुनिया के अधिकांश लोग किसी न किसी राज्य के नागरिक हैं। संगम मुबैनदार तमिल शब्द जिसका अर्थ तीन मुखिया चोल चेर पांड्य को जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन सब के दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पोहार या कवेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर्म के बजाय उपहारों की मांग करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी था। इसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। भारत सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से एक संपन्न देश है। जहाँ की संस्कृति सभ्यता से इसे एक आदर्श देश बनाती है, लेकिन वहीं भारत की भौगोलिक स्थिति इसे अन्य देशों से समृद्ध बनाती है। ठीक है। भारत जो है क्या है, तो भारत जो है भौगोलिक दृष्टि से एक संपन्न देश है। यहाँ विशाल प्राचीन पहाड़ और एवं पर्वत हैं, तो वहीं रेगिस्तान भी है। यहाँ हरे भरे जंगल और जीव जंतु हैं, तो वहीं नदियों और झीलों की सुंदरता है। लेकिन इसके साथ ही भारत एक प्रायद्वीप भी है जो तीनों ओर से क्या है, तो विशाल सुंदर समुद्रों से घिरा हुआ है। और देखा जाए तो भारत की सुंदरता के बारे में, तो भारत की जो सुंदरता है वो चार चांद लगाते हुए समुद्री तट किसी का भी मन मोह लेने का दम रखते हैं। भारत की जो सुंदरता है और विशालता के गवाह ये समुद्री तट भी है। ठीक है। जो नीले समुद्र के सामने सुनहरी चमकती रेत पर बलखती लहरों के साथ एक अनुपम दृश्य प्रदान करते हैं। समुद्री तटों से उगते और डूबते सूरज का अद्भुत नज़ारा तो केवल भारत में ही अपने आपको देखने को मिलेगा या देखने को मिलता है। भारत के समुद्री तट जो है का भी गौरव है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और इन सभी तटों की खूबसूरती में खो जाते हैं। भारत के समुद्री तट जो है वो भारत की गरिमा में प्रस्तुत करते हैं। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ विशाल प्रायद्वीप है और इसका समुद्र तट लंबा भी है जो 7500 किलोमीटर से भी अधिक फैला हुआ है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो समुद्र की हजारों किलोमीटर की तरफ देखा है। यहाँ पूर्व में बंगाल खाड़ी, पूर्व में पश्चिमी अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के शीर्ष समुद्री तट, तो भारत में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर से पूर्व में दक्षिण से पश्चिम तक 7000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैला एक आश्चर्यजनक तटरेखा है। यह अद्भुत तटरेखा कुछ शानदार प्राकृतिक सौंदर्य को स्वयं में समाहित किए हुए हैं। ये समुद्र तट अपने आप को अनोखे और खूबसूरत फूलों और जीवों के साथ उत्साही समुद्र दुनिया का पता लगाने की एक शानदार यात्रा कर देते हैं। भारत में समुद्र तटों से कुछ ऐसे हैं जिन्हें
जीवन में कम से कम एक बार अवश्य देखना चाहेंगे। सुनहरी रेत, बलखाती लहरें, हरे भरे पेड़ पौधे और विशाल समुद्र आपका इंतजार कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि भारत के इन्हीं समुद्री सुंदर समुद्री तट के बारे में। केरल में कोवलम समुद्री तट, केरल में कैसा है? तो कोवलम समुद्री तट है केरल में। तो केरल में जो इसी समुद्र कोवलम जो है वो समुद्री तट चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम के रास्ते पर एक गांव है जो कोवलोंग नाम से जाना जाता है। मालाबार तट के साथ चल रहे कोवलम तट में सफ़ेद रेतीले समुद्र तट का एक लंबा हिस्सा पड़ता है और यह केरल का एक सबसे लोकप्रिय समुद्री समुद्री तटों में से एक है। तिरुवनंतपुरम से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोवलम में वास्तव में चट्टानी प्रदेश से अलग 3 समुद्री तट हैं। लाइट हाउस तट, हवा तट और समुद्री तट, जो कोवलम को समुद्री तट का केंद्र बनाता है। इस तट पर आयुर्वेदिक मालिश केंद्र, लकड़ी से बने बेड़े की सवारी और खरीदारी करने के लिए दुकानें भी बनाई गई हैं वहाँ पे। यहाँ का शांत पानी जो है तैराकी के लिए आदर्श माना जाता है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा महीना अगर बात करें तो सितंबर से मार्च तक माना गया है। केरल का बरकिला समुद्री तट, वेलप्पी और कोवलम के तट स्थित एक है बरकिला बरकिला समुद्री तट ये भी जो है सो समुद्री तटों में से एक है। यहाँ की फोटोग्राफी का आदर्श स्थल जो है चट्टान की मौत और खिंचाव और सूरज की सुंदरता आपकी सांसें थाम देगी। यह तिरुवनंतपुरम से 50 जबकि कोल्लम से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्कला अपनी कई आयुर्वेदिक मसाज और थेरेपी केंद्रों के कारण तेजी से लोकप्रिय आरोग्य केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। इसकी सहायता से यहाँ आप अपने कई दिनों की थकान को दूर कर सकते हैं। गोवा में पालोलम समुद्री तट, यदि आप डॉल्फिन की खोज कर रहे हैं तो गोवा को पालोलम तट भारत के सबसे अच्छे सुंदर में से है एक है, जहां आपकी डॉल्फिन को देखते ही इच्छा पूर्ण हो जाती है। यह समुद्री किनारा जो है दक्षिणी गोवा में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी गोवा में स्थित है। यह राजधानी पणजी के 76 किलोमीटर दूर है। यह इस तट के किनारों पर नारियल के पेड़ लगे हैं जो दुनिया के भर पर्यटकों को अपनी और आकर्षित करते हैं। पलालेम तट मारवा गोवा से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसको स्वर्ग के समान तट कहा जाता है। यह लगभग 1 मील लंबा तट है। इस स्थान पर अर्धचंद्र के रूप में सफ़ेद रेत फैली हुई है। गोवा का सबसे खूबसूरत और सुरम्य तट समुद्र तट पोलोलम तट नारियल के हथेलियों के मोटे जंगल से ढका हुआ है। ठीक है। उत्तरी गोवा में बागा समुद्री तट, बागा जो है तट जो है सबसे लोकप्रिय और आमतौर पर भीड़ भाड़ वाला तट है। बागा तट उत्तरी गोवा में स्थित है। यह गोवा की राजधानी पणजी से 16 किलोमीटर दूर है। लोग यहाँ सभी तरह के पानी के खेल का आनंद लेते हैं, परसेलिंग और सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग आदि। बागा तट अपनी भूरी रेत और पाम के पेड़ों से पर्यटकों को आकर्षित करता है जो पानी के किनारे काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। इसके साथ ही यह कई लोगों के लिए सूरज के नीचे रेत के बिस्तर पर लेट सूरज की किरणों का आनंद लेने का स्थल। इस तट को मछली पकड़ने, धूप में लेटने और पैदल बोट के लिए आदर्श तट माना जाता है। इतना ही नहीं, बागा तट जो है पार्टी, नाइट लाइफ और सी फूड के लिए भी जाना जाता है। इसके पास अच्छे रेस्टोरेंट और होटल हैं। यह तट अपनी भूरी रेत और पाम पेड़ों से पर्यटकों को आकर्षित करता है। आगे चलें तो उत्तर अब है ये कहा जाए अब है उत्तर गोवा के केलुंग समुद्री तट। तो बागा तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर केलुंग तट है जो कि अभी तक एक और शीर्ष समुद्री तट है। यहाँ अमूमन भीड़ बनी रहती है। खासकर जो है गोवा कार्निवल के समय यहाँ अच्छी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसके साथ ही यह डॉल्फिन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई तरह के जल क्रीड़ा भी आयोजित किए जाते हैं। गोवा के केलुंग तट को समुद्री तटों की रानी के रूप में जाना जाता है। अब आएगा हमारा उड़ीसा में पुरी तट। यह समुद्री तट पुरी मंदिर यानी भगवान जो है जगन्नाथ मंदिर के बहुत करीब है। भगवान जगन्नाथ लोगों के तट बहुत सम्मानित और आस्था के केंद्र है, जो उन्हें हिंदू धर्म के अनुसार 4 धर्मों में से एक माना जाता है, जिसके कारण पुरी का तट एक धार्मिक महत्व भी रखता है। कई भक्तों का ये मानना है कि सांसारिक मोह त्यागने से पहले यहाँ डुबकी लगाना बहुत आवश्यक है। तीर्थयात्री समुद्र में स्नान करने के लिए आते हैं और पूरी तट पर सूर्यास्त के समय का नज़ारा बहुत आकर्षक होता है। भगवान और जगन्नाथ की यात्रा के दौरान इस तट की बहुत भरी भीड़ होती है। यहाँ अंडमान द्वीप समूह में राधानगर तट भी है। टाइम्स पत्रिका द्वारा अंडमान में हैवलॉक द्वीप के इस छिपे हुए और निर्वात समुद्र तट को एशिया का सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से अव्वल माना जाता है। यह समुद्री तट जो है किनारा अंडमान निकोबार में स्थित है। यहाँ हर मौसम में जाया जा सकता है।
इसके सफ़ेद रेत हैं और नीले पानी सिर्फ एक दृष्टि में भी दिल जीत लेते हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ पानी के खेलों की अनुमति नहीं दी गई है, किंतु फिर भी आप इसकी लहरों के साथ खेल सकते हैं। यह समुद्री तट बहुत साफ है। राधानगर तट के पवित्र छूते तट अत्यंत सुंदर है और सभी प्रकृति प्रेमियों एवं उत्साह व्यक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। राधानगर तट पर उजली रेत, लंबे पेड़ और सामने से लगातार आती समुद्र की लहरें ऐसा समीकरण बनाते हैं कि आप उसमें डूबे बिना नहीं रह सकते हैं। राधानगर तट पर कैंपिंग सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ यह है एक आदर्श अवकाश स्थल है। गोवा में कैंडोलिम तट, गोवा में कैंडोलिम तट, इस तट समुद्र तट जो है समुद्र तट प्रेमियों के लिए सब कुछ है। यहाँ समुद्र सफ़ेद रेत क्या है, सफ़ेद रेत, क्रिस्टल पानी, रोमांचकारियों के लिए पानी के खेल, ध्यान और योग के लिए शांतिपूर्ण माहौल, सभी खाद्य पदार्थों के लिए सी फूड सहित सुंदर भोजन, एक चर्च, एक हरे पर्यटक के लिए एक लाइट हाउस, होटल, रेस्तोरें और सुंदर दृश्य, यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा। कैंडोलिम तट जो है उत्तरी गोवा में स्थित है। कैंडोलिम पणजी से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह तट गोवा के सबसे लंबे बीचों में से एक है। कैंडोलिम इलाका जो है गोवा के सबसे प्रसिद्ध तट केलुंगुट तट के पास स्थित है। कैंडोलिम तट जो है शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। कैलुंग तट का हर चीज़ से हर संपन्न होना ही इसे अपने आप में खास और पर्यटकों के लिए पहली पसंद बनाता है। अब आएंगे रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग जो है अगर देखा जाए तो प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है जो चीन से होकर पश्चिम की ओर और पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था और जिससे निकलती एक शाखा भारत की ओर जाती थी। रेशम मार्ग का जमीनी हिस्सा ठीक है 6500 किलोमीटर लंबा था और इसका नाम चीन के रेशम के नाम पर पड़ा, जिसका व्यापार इस मार्ग की मुख्य विशेषता थी। इसके माध्यम से अगर देखा जाए तो मध्य एशिया, यूरोप, भारत और ईरान के बीच में ईरान में चीन के हान राजवंश काल में पहुंचना शुरू हो गया। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई और फिर इसे कपड़ा बना दिया जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 वर्ष पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। ये जो तकनीक है इसको उन्होंने हजारों साल तक छुपाए रखा। चीनी यात्री जिस रास्ते से यात्रा करते तो वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से फेमस हो गया। चीनी शासक जो ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार देने के तौर पर रेशमी कपड़ा भेजते थे। वो 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में कुषाण थे और कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे और अश्वघोष बौद्ध विद्वान ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। बौद्ध धर्म का प्रचार, देखिए यहाँ पे एक चैप्टर आ गया, फिर उसी में है बौद्ध धर्म के बारे में भी। बौद्ध जो है साहित्य के अनुसार कनिष्क अशोक के बाद दूसरा महान बौद्ध सम्राट हुए हैं। उसने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अपने सिक्कों पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति की प्रधानता दी है। कनिष्क भी अशोक तथा हर्ष की तरह उदार धार्मिक दृष्टिकोण रखता था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनके उपाय किए हैं। बौद्ध धर्म को आश्रय देना मतलब कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण देकर इसके प्रचार में बहुत सारे खर्च भी किए हैं। उसने बिहार, स्तूप तथा मठ बनवाया और जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रह सकते थे वहाँ शिक्षा एवं धर्म प्रसार का कार्य कर सकते थे। प्रचारक भेजे गणेश ने मध्य एशिया, चीन, जापान, तिब्बत और बौद्ध भिक्षुओं को भेजा और बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार किया। इमारतें तथा विद्वानों का संरक्षण, उसने बौद्ध विहार, मठ, स्तूप एवं बुद्ध की कई स्तूपियाँ भी बनवाई गई। उसके काल में अश्वघोष ने बुद्ध चरितम नामक ग्रंथ लिखा और इसमें बुद्ध की जीवनी का सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। चतुर्थ संगीति का आयोजन क्या है, तो कनिष्क ने तत्कालीन विद्वान पारसों के अनुरोध पर कश्मीर के कुंडल वन में चौथी सभा बुलाया गया था। इस सभा का उद्देश्य क्या था कि बौद्ध में प्रचलित मतभेद को दूर करना और सभी बौद्ध पुस्तक को क्या करना, सुसंकलित करना। ठीक है, आगे चलते हैं। तिब्बत के एक यात्री है तारानाथ के अनुसार अगर देखा जाए तो तारानाथ के अनुसार बौद्धों में प्रचलित 18 मतभेद इसी सभी के सभा के कारण दूर हो गए। अधिकांश टीकाओं को 3 पिटकों में इकट्ठा कर दिया गया। सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र, यहाँ इस वृक्ष के और उसके नीचे के खाली स्थान को देखो। मूर्तिकारों को यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई गई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुआ था। बौद्ध धर्म में महायान का विकास, अब देखा जाए तो बौद्ध धर्म बौद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 पंथ में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। जहाँ हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते या मानते तो वहीं महायान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं।
ठीक है। और यह आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति पर भी जोर देते हैं। महायान संप्रदाय भारत से चीन, कोरिया, जापान, ताइवान, नेपाल, तिब्बत, भूटान और मंगोलिया जैसे कई अन्य देशों में फैल गया। महायान मंत्रों में विश्वास करते हैं। इसके मुख्य सिद्धांत सभी प्राणियों के लिए दुख से सार्वभौमिक मुक्ति की संभावना पर आधारित है। इसलिए इस संप्रदाय को महायान महान वाहन कहा जाता है। महान विश्वास रखने एवं स्वयं को बुद्ध के प्रति समर्पित करने के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति के विषय में बात करते हैं। पहली मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति निर्वाण प्राप्ति को पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। बुद्ध की प्रतिमाएं मथुरा और तक्षशिला से बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया और बोधिसत्व जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन वो लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। लेकिन बौद्ध धर्म जो है पूरे मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान तक फैल गई। दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और तक फैल गया। आगे चलें तो तीर्थयात्री के बारे में फिर तीर्थयात्री के बारे में है कि तीर्थयात्री क्या है। तो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। तीर्थयात्री चीनी से वैनसांग 630 से 45 में। वैनसांग बौद्ध के विश्वास और प्रथाओं की तलाश में चीन से आने वाले भारत के पहले और सबसे प्रसिद्ध आगंतुकों में से एक थे। वैनसांग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में जाना जाते हैं। उनको भारत के राजनीतिक क्या है उनको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक धार्मिक प्रदेश के बारे में बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बोधगया, सम्मान, सारनाथ, कुशीनगर की यात्रा की। नंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन किया है और दक्कन, उड़ीसा, बंगाल की यात्रा करने का फैसला किया। उनका वृत्तांत है कि प्राचीन भारत जो कैसा रहा होगा। डिमोकस 220 से 273 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार के शासनकाल में डिमोकस ने भारत की यात्रा किया था। सीरिया के राजा निकोटस राजदूत डिमोकस को बिंदुसार के दरबार में लाया गया और मेगासनीज की जगह डिमोकस ने ले लिया। ग्रीक इतिहासकारों मेगासनीज, डिमोकस और डायनोसियस ने मौर्य जो है दरबार में राजनयिकों के रूप में कार्य किया और उन्हें आधुनिक समाज और राजनीति के बारे में बहुत जानकारी थी। टोलमी ग्रीस से भूगोलवेत्ता, इन्होंने भारत का भूगोल लिखा जो प्राचीन भारतीय भूगोल का वर्णन करता है। ग्रीस से मेगासनीज जो है एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार और नहीं थी। इन्होंने इंडिका भारत चार खंड का क्रॉनिकल इतिहास लिखा जो हेलेनिस्टिक सम्राट सेल्यूकस प्रथम द्वारा मौर्य सम्राट के राज में राजनयिक मिशन पर भेजा गया एक यूनियन था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का एक महल 302 से 298 ईसा पूर्व में लगभग 5 साल बिताया। उन्होंने उस समय ग्रीक दुनिया के लिए भारत का सबसे व्यापक विवरण प्रदान किया और उन्होंने बाद के इतिहासकारों जैसे डियोडोरम, स्ट्रेबो, प्लिनी और ये एरियन के लिए एक स्रोत के रूप में कार्य किया। मेगास्थनीज ने पुस्तक की खामियां भी थी। उन्होंने तथ्यात्मक त्रुटियां, भारतीय पौराणिक कथाओं का निर्वाद उल्लंघन और ग्रीक दार्शनिक मानदंडों के अनुसार भारतीय समाज का आदर्श बनाने की इच्छा भी शामिल थी। उन्होंने भारत में जो भी कुछ देखा हुआ हम उन्हीं की भूगोल, शासन और धर्म और समाज सहित उनकी रिपोर्टों से ही सीखते हैं। भक्ति की शुरुआत अब देखेंगे तो देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ जिससे हिंदू धर्म की पहचान बन गई, प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, धर्म और दुर्गा देवी देवता शामिल थे। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में भी किया गया है। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में भक्ति आंदोलन की खास भूमिका भी रहा है। सामाजिक धार्मिक सुधारकों ने इस काल में समाज में विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। नारद, अलबर, नैनार, शंकराचार्य पुष्पन थे। नारद और नैनार नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में समझेंगे। अब अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व के सबसे पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद हैं। यहाँ सुदूर देशों के छात्र अध्ययन के लिए भारत आते हैं थे उस टाइम। और बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा में ठहरे भी थे। माना जाता है महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में किया था जो नालंदा में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक चल लिए। अब आएंगे हम लोग इसका जो है क्वेश्चन आंसर है तो इसको आप कर लेंगे चाहिए। ठीक है, किराया से लिख पर अपना नियंत्रण क्यों कायम रखते थे। व्यापार और व्यापारियों के रास्ते के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं। भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए थे। ठीक है, तो इस यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए पूरा। तो आप लोगों से एक गुजारिश रहेगा कि कृपया इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे और जितना हो सके आप इस लोगों को शेयर करने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके।